are doing well. So my name is Shreya Gupta. I am chemistry faculty at Sankla classes. तो बेटा लास्ट लेक्चर में we discussed about discovery of electron by cathode ray experiment. ठीक है, I hope आप सबको समझ में आ गया होगा. उसके बाद नाउ वी टॉक्ड अबाउट कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में दो पार्टिकल्स और आते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, तो आज इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लास्ट लेक्चर में हमने जब इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में जाना था, वहां पे हमने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा था. ठीक है, सो यहाँ से एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन. ही गॉट एन आइडिया कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है, दैट मीन्स अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो पीछे कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बची होंगे. तो यहाँ से आइडिया आया कि देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज. सो वहां से हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, सो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय, व्हाइट कलर ले लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय गोल्डस्टीन. क्या ऑब्जर्व किया उसने कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. सो अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज निकली हैं तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी रही होंगी. सो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ सेटअप आपने पढ़ा था. ठीक है, जहां पर हमने एक बैटरी लगाई थी. यहाँ पर था आपका कैथोड, यहाँ पर था आपका एनोड. कैथोड से कुछ आपकी रेज जो थी वो किसकी तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो कौन सी चार्ज थी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जिनको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन. अब उन्होंने बात की कि अगर एक एटम है वो आयनाइज हो रहा है, व्हाट इज एटम इज गेटिंग आयनाइज. इनिशियली वो क्या था, न्यूट्रल. जैसे ही एटम आयनाइज हुआ, क्या प्रोड्यूस होगा, एक आयन विच विल बी पॉजिटिवली चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यही स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थी वो कहां से जा रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी. ठीक है, अब आइडिया ये आया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, तो ये जो आयंस थे ये कहां जा रहे थे. दैट मीन्स दे वर मूविंग फ्रॉम कैथोड, एनोड टू कैथोड. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपके पास ये वाला टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज है, ये टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो आयन का मूवमेंट होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स एनोड, एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, जो कि क्या है आपका कैथोड. ठीक है, सो यहां से हमने क्या आइडिया लगाया कि आयंस मूव टूवर्ड्स which terminal, negative terminal, which is known as cathode, move towards cathode, that is away from एनोड. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको ध्यान देना है. जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, हमने कैथोड रेज का नाम उस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को इसलिए दिया था क्योंकि वो कहां से ओरिजिनेट हो रही थी, कैथोड से. अब यहाँ पर मेरा ये कहना कि ये जो रेज है जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, उनका नाम एनोड रेज इस वजह से है क्योंकि वो एनोड से ओरिजिनेट हो रही है, तो वो कहना बिल्कुल गलत होगा. क्योंकि एटम्स जब आयनाइज हुए इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब, आयंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जनरेट हुए हैं, ना कि वो एनोड से जनरेट हुए हैं. सो दीज रेज आर नोन एज, these rays are
known as एनोड रेस, और उन्हें क्या बोल दिया जाता है, और कैनाल रेस। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि कैथोड रेस को कैथोड रेस इसीलिए बोला जाता था क्योंकि वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी। एनोड रेस को एनोड रेस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम एनोड, ना कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड। अब आप कहोगे कि यहाँ पर मैम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि एटम आयनाइज हुआ, उसने एक आयन बनाया, ठीक है। सो यहाँ पर जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात आई तो हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया हाइड्रोजन गैस विच वाज द लाइटेस्ट गैस। अब हाइड्रोजन कंसिस्ट्स ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी को ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो स्ट्राइक हुए हाइड्रोजन के एटम्स के ऊपर। वहां से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, जो हमारे पास स्पीशीज बनी, दीज वर H पॉजिटिव आयंस, और इनके अंदर अब क्या था, सिर्फ एक प्रोटॉन। इसीलिए H पॉजिटिव इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन। तो यहां से डिस्कवरी हुई हमारे पास किसकी, प्रोटॉन की। हमने इस गैस को विच वन हाइड्रोजन गैस को स्टडी किया इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे ही हमने बैटरी को ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, उन्होंने नॉक किया इलेक्ट्रॉन्स को, किस कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, जो हाइड्रोजन के एटम के अंदर प्रेजेंट थे, और जो स्पीशीज हमारे पास बची वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इन सभी एनोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या थी, सो कैथोड रेस की जैसे प्रॉपर्टीज थी कि कैथोड रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वैसे ही एनोड रेस भी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट पॉइंट इज these rays move in straight line। किस डायरेक्शन में जाती है ये, एनोड से कैथोड की तरफ, moves away from anode and towards cathode। These consists of positively charged particles। तो positively charged particle होने की वजह से these are also deflected in the presence of electrical field as well as magnetic field। So consists of positively charged particles, that is why are deflected in presence of electrical field and magnetic field। क्योंकि इनके अंदर positively charged particles हैं, so these are deflected in presence of electrical field as well as magnetic field। अब अगर बात करते हैं चार्ज टू मास रेशियो की, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर गैस को चेंज कर दिया, तो क्या उसकी चार्ज टू मास रेशियो पे कोई डिफरेंस आएगा? जी बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब एटम आयनाइज हो रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, बाकी जितना भी रेस्ट ऑफ द एटम आपके पास है, यानी कि जो भी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, अब उसके पास जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोटॉन बचा हो। सो दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गैस जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। So charge to mass ratio depends upon the gas you are using in the cathode ray experiment। तो यहाँ पर E by M ratio या charge to mass ratio depends upon gas taken
in the tube। यानी कि ये कहना बहुत गलत होगा कि एनोड रेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, बट एनोड रेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दीज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। सो पार्टिकल्स या स्पीशीज इन एनोड रेस hence are not fundamental particle of atom। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी, सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर जो है सबके अंदर सेम रहेंगे। ठीक है, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, बीच में जो पार्टिकल्स रहेंगे गैस के उनको आयनाइज करेगा, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेगा, तो जो स्पीशीज बचेंगी वो डिपेंड करेंगी अपॉन द गैस यूज्ड। ठीक है, सो एनोड रेस के अंदर जो भी पार्टिकल्स थे दे वर नॉट दी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयंस, अगेन वो भी किस पे डिपेंड करेगा, गैस टेकन इन दी ट्यूब। सो लास्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट था बेटा, ये लास्ट। सो फोर्थ पॉइंट हमने कर लिया था। फिफ्थ पॉइंट इज मैग्नीट्यूड, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, positively charged particles depends upon the gas taken। Let's say for example आपने एक एटम लिया A, जैसे ही इसने आपने इसको आयनाइज किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ और आपके पास जो आयन बना उसके ऊपर यूनिपॉजिटिव चार्ज था, दैट वाज अ यूनिपॉजिटिव चार्ज आयन। अब अगर मैं बात करूं, आपने एक अनदर गैस ली, लेट से बी, जैसे ही आपने इसको आयनाइज किया, इससे दो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट किया, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के नॉकआउट होने के बाद जो आयन बनेगा दैट विल बी B2 पॉजिटिव आयन। अब यहां पर जो चार्ज होगा दैट विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ A। ठीक है, मतलब जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द गैस टेकन इन द ट्यूब। बट जैसे हमने हाइड्रोजन लिया इस थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट में, यहां से हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब प्रोटॉन का अगेन हमें क्या जानना है, उसका मास जानना है और उसका चार्ज जानना है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कैलकुलेट किया था, ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट से हमने प्रोटॉन का भी मास कैलकुलेट किया और हमने उसका चार्ज भी कैलकुलेट किया। सो मास ऑफ प्रोटॉन comes out to be 1.672 into 10 raised to power minus 27 kilogram, which is 1837 times as that of electron. So 1837 times heavier as that of electron। इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हेवियर देन प्रोटॉन। ठीक है, अब यहां पर आपके पास आएगा चार्ज। चार्ज की बात करें तो एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है कितना, 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें एनोड रे में
जो पार्टिकल्स है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने को मिला। यहाँ से हमारे पास क्या हुई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल पर, विच इज न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने इन 1932। तब तक बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी थी। ठीक है, 1932 तक हम यही समझते थे कि एक एटम के अंदर दो स्पीशीज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। बट 1932 में चैडविक वाज अ साइंटिस्ट जिसने बेरिलियम की थिन शीट को बम्बार्ड किया विद अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ही bombarded a thin sheet of beryllium with alpha particles. Now what are alpha particles? अगर मैं बात करूं, अल्फा पार्टिकल्स आर डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4, चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। सो अल्फा पार्टिकल्स आर डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो बेरिलियम को बम्बार्ड किया गया विद हीलियम आयन। बम्बार्डमेंट के बाद पता चला that it resulted in carbon atom having atomic number 6, mass number 12 and एक ऐसी species जो कि क्या थी, न्यूट्रल। So after bombardment there was production of a neutral species जिनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। यानी कि atom does not only consist of electron and proton, it consists of neutral species named as neutron as well। ठीक है, अब यहां से न्यूट्रॉन का चार्ज और मास हमें क्या पता चला, दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन slightly greater than that of proton, 1.674 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। क्योंकि ये स्पीशीज न्यूट्रल थी तो चार्ज ऑब्वियसली क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा न्यूट्रॉन। नाउ लेट्स समराइज द होल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ टेबल। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल, एब्सोल्यूट चार्ज। Total charge on electron with a negative sign is 1.602 in 10 raised to power minus 19 coulombs. Second particle की बात करूं, proton, represented by small p, charge exactly opposite with a positive sign 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs. Last particle, neutron, symbol small n, charge 0। ठीक है, रिलेटिव चार्ज की बात करी जाए, दैट मींस रिलेटिव टू ईच अदर। अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कहा जाएगा, -1, -1, प्रोटॉन के ऊपर +1, न्यूट्रॉन के ऊपर 0। मास की बात करी जाए, सो इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास 1.672 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास slightly heavier than as that of proton, 1.674 into 10 raised to power minus
27 किलोग्राम। इन टर्म्स ऑफ यू बात करें, एटॉमिक मास यूनिट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का मास है 0.005, प्रोटॉन का मास है 1.0072 and neutron का mass is 1.0086 which is nearly equals to 0, nearly equals to 1, nearly equals to 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिस्कवरी हो गई 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब अगर मैं बात करूं चार्ज टू मास रेशियो की, चार्ज टू मास रेशियो की, तो किसके लिए सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो होगी? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है और चार्ज उसका है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो में चार्ज हायर, मास लोएस्ट, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर एज दैट फॉर इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो होगा सबसे ज्यादा। उसके बाद मैं बात करूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, देन कम्स आपके पास प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास इज ग्रेटर एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोटॉन। वही बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही 0 है, तो सबसे कम चार्ज टू मास रेशियो किसकी हो जाएगी? न्यूट्रॉन की। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब क्योंकि हमने डिस्कवरी कर ली है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, नाउ कमिंग ऑन टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, कि एक एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो लेट्स अज्यूम हमारे पास कोई एक एलिमेंट है x, कोई भी एक एलिमेंट है x, उसका क्या है? सिंबल। तो x के सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल z, और उसके सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे उसका मास नंबर। z इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड a is its mass number। सो अगर बात करें एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये हमें कहाँ से पता चलेंगे? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। अब आप कहोगे मैम व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन्स? सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इन न्यूट्रल एटम, क्योंकि अगर मैं किसी चार्ज स्पीशीज की बात करूंगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम ज्यादा हो सकता है। सो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। नाउ व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर की बात करें, सो मास नंबर इज टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की बात करें, कार्बन का सिंबल होता है C, एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड मास नंबर होता है 12। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, तो एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या है कि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। मास नंबर 12 यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम 12। अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 6। तो ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, जिसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड पे सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं उसका मास नंबर और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है।
नाउ कमिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम, तो कुछ हमारे पास कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर हम एटम को डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ एटम को डिवाइड करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो सबसे पहले आपके पास आता है कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स. सो अगर आप फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पेज पे जाओ, वहां पर हमने पढ़ी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसका एक पोस्टुलेट ये था कि एक एटम के, एक एलिमेंट के सारी प्रॉपर्टीज, मास, चार्ज, सब कुछ क्या रहेगा, उसका सेम रहेगा. जहां पर हमने उसको क्या बताया था, इनवैलिड बताया था. और वहां पर क्या बात की थी हमने कि ये इनवैलिड इसीलिए है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स. नाउ व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर elements having same atomic number but different mass number. अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के दो बड़े भाई और हैं. कौन कौन से? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. H को बोला जाएगा प्रोटियम, D से ड्यूटेरियम एंड T से ट्रिटियम. हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1. ड्यूटेरियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2. ट्रिटियम की बात करें एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3. दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन में काउंट किया जाए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. बट न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0. अगेन ड्यूटेरियम की बात करी जाए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? वो भी 1. ट्रिटियम की बात करी जाए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 1 तो न्यूट्रॉन 2. तो यहां से हमें पता चला कि एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट डिफरेंट क्या होगा? उनका मास. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप व्हिच इज आइसोबार्स. आइसोबार्स. अब अगेन डाल्टन के एक और पोस्टुलेट पे जाते हैं जो ये कहता है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करी जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनका मास, उनका साइज सब क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा. बट ये वैलिड नहीं है. क्यों? क्योंकि आइसोबार्स एग्जिस्ट करते हैं. नाउ व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स आर एलिमेंट्स having different atomic number but same mass number. For example, argon, potassium, calcium. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20. और अगर मैं इनके मास नंबर की बात करूं, सो मास नंबर इज 40. दैट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स का मास सेम हो सकता है. तो ये कहां से पता चला हमें? थ्रू आइसोबार्स. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप. एक पेज ऐड कर लेते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप, आइसोटोन्स. आइसोटोन्स. अच्छा, आइसो का मतलब, आइसो मीन्स सेम. क्या सेम? आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम,
आइसोबार्स में मास नंबर सेम, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम. सो एलिमेंट्स having same number of neutrons. Let's say if I talk about silicon having atomic number 40, mass number 30, and phosphorus having atomic number 15, mass number 31. मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन. तो अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, सो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. मास नंबर माइनस मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A माइनस Z. कितने आ जाएंगे? 30 माइनस 14 इज 16. 31 माइनस 15 इज 16. So elements having same number of neutrons are known as isotones. I hope यहाँ तक सबको clear है. Next category पे जाते हैं. Next category is isoelectronic species. Isoelectronic species, as the name suggests. Iso means same, electronic matlab number of electrons. So species having same number of electrons. Species having same number of electrons. Let's say if I talk about CH4 and अमोनिया. कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन. सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10. नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10. सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन. कार्बन के अंदर 6, ऑक्सीजन के अंदर 8, कितना बन जाएगा? 14. नाइट्रोजन के अंदर 7 into 2 40. So both have 14 electrons, so come under the category of isoelectronic species. Now talking about next, we have is isosters. Isosters. Isosters is subcategory of isoelectronic species. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर सेम था तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर. आइसोस्टर्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम रहेगा प्लस नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे? सेम. सो स्पीशीज containing same number of electrons and atoms. तो ऊपर वाली दो एग्जांपल्स में से अगर मैं एक एग्जांपल को पिक करूं, सेकंड वन व्हिच वाज कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन, बोथ हैव 2 एटम्स, कार्बन और ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी कितने थे? कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 14 इलेक्ट्रॉन्स. 14 electrons. So this falls under the category of isosters. These are also isoelectronic species as well as isosters. Same number of atoms plus same number of electrons. Now last category is isodiaphers. Isodiaphers. Isodiaphers is that category जिनके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं which has same number of neutron excess. अब जरूरी नहीं है हर एक के अंदर अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो तो न्यूट्रॉन का नंबर भी सेम होगा. ठीक है.
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर कितना डिफरेंस है, या ये कहो न्यूट्रॉन कितने ज्यादा नंबर में है टू एज दैट ऑफ प्रोटॉन, वो क्या रहेगा आपका, दोनों के लिए सेम रहेगा. सो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस. अब यहाँ पर बात करेंगे दो एलिमेंट्स की. सबसे पहला ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 18 एंड मास नंबर 17, whereas नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर 15. अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 8. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक नंबर व्हिच इज Z. यहाँ पर बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, 7. Now what is number of neutrons? Number of neutrons क्या होंगे, mass number minus atomic number, that is A minus Z, which will be 17 minus 8, 9. Number of neutrons 15 minus 7, 8. ठीक है. अब हमें यहाँ बताना क्या है कि न्यूट्रॉन कितने ज्यादा है प्रोटॉन से. दैट मीन्स न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो नंबर आएगा दैट मस्ट बी सेम. मतलब A माइनस Z, और इफ आई से न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 9 माइनस 8, 8 माइनस 7 comes out to be 1 and 1, which is same for both the elements. तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकती हूँ कि आइसोडायाफर्स आर दो स्पीशीज जिनके लिए A माइनस 2Z यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एक्सेस जो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, विच कम्स आउट सेम फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के 17 एंड 15 वाला आइसोटोप. सो यहाँ तक हमने पढ़ ली कैटेगरीज ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा. तो बेटा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो अभी तक हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी को स्टडी कर लिया है. क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान लिया तो आज हमने साथ ही साथ जान लिया कि एटम को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो आने वाले लेक्चर्स में बेटा हम कवर करेंगे कि अब एटम के अंदर इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का प्लेसमेंट क्या रहता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो इस चैप्टर का नेम है. ठीक है, सो जुड़े रहिएगा बेटा सांकला क्लासेस के साथ. आने वाले लेक्चर्स में आपको पूरा चैप्टर कवर होता हुआ मिलेगा. सो थैंक यू.